इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे बॉडी में फ्लूइड कितने अमाउंट्स में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने अमाउंट में होते हैं, वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे बॉडी में क्या हेल्प करते हैं, कैसे लाइफ को सर्वाइव करने में आगे हेल्प करती है, सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है फ्रेश फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है। फ्रेश फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ फ्लूइड और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेश मतलब क्या होता है? फ्रेश मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ फ्लूइड और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर बैलेंस हो रहा है, अगर उसको बैलेंस करना है तो इम्पाइल हेमोस्टेसिस हो रहा है। अब इम्पाइल हेमोस्टेसिस क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन देता है बॉडी को कि वो मेरे बॉडी को बैलेंस करे, सारे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस वे में रहे। तो इम्पाइल हेमोस्टेसिस को और अच्छे से जानते हैं तो क्या बोलेंगे? दोनों अमाउंट उसका, किसका? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हर एक सेल में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो क्या बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों कितने अमाउंट में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो बैलेंस होगा नॉर्मल, जितना उसका रिक्वायरमेंट है, या नहीं तो पहले से जितना उसको मिल रहा है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट उसी कांस्टेंट वे में अगर उसको दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो क्या होगा? इम्पाइल हेमोस्टेसिस कहलाएगा। इम्पाइल हेमोस्टेसिस का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बैलेंस वे में होना चाहिए बॉडी में, या वो नॉर्मल होना चाहिए या नहीं तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पाइल हेमोस्टेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि उसका अगर इम्पेयरमेंट हो जाता है, अगर ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्पेयर हो गया है तो क्या होगा? अगर मेरे बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है फ्लूइड तो कैसे बोलेंगे कि मेरे बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है फ्लूइड? तो उसका जितना भी वॉल्यूम है, किसका? वाटर का। तो वाटर हम लोग किसे बोलते हैं? फ्लूइड को ही वाटर बोलते हैं। जिसे अगर जितना भी उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम और क्वांटिटी। तो अगर ये गिलास है, मानिए ये गिलास है, तो इस गिलास में जितना पानी अटेगा, 2 लीटर अटा, 1 लीटर अटा, तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, 2 लीटर उसका वॉल्यूम है, उसे बोलते हैं बॉडी में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर वो इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो। अब इन इंक्रीज और डिक्रीज कोई ना कोई एक लिमिटेशन लाइन होगा, ये एक लिमिटेशन लाइन है, या नहीं तो इस लाइन से इंक्रीज हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का अमाउंट, या नहीं तो डिक्रीज हुआ होगा। इसी को क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। किसको बोले? इम्बैलेंस। या नहीं तो इंक्रीज हुआ होगा उस लिमिट लाइन से, या नहीं तो डिक्रीज हुआ होगा उस लिमिट लाइन से, उसी को बोलते हैं इम्बैलेंस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको बॉडी मेंटेन कैसे करता है? ये दोनों चीज को बॉडी मेंटेन कैसे करेगा? तो करने के पीछे हम बॉडी में, मेरा बॉडी है, ये हम खड़े हैं, तो सुबह से रात तक 24 घंटे में हम कितना पानी पिए हैं और कितना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट किए हैं, उसी चीज से मेंटेन करता है। जैसे आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आज ही ये आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, फील कीजिएगा। जिस दिन आप पानी कम पिएंगे उस दिन वाटर का एक्सक्रीशन मतलब यूरिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और जिस दिन पानी ज्यादा पिएंगे यूरिन का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। आज ये आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आज यही हम लोग का बॉडी मैकेनिज्म फॉलो करता है। जिस दिन अगर हम लोग पानी कम पी रहे हो, लोग बोलते हैं लोग फास्टिंग में रहते हैं, तो फास्टिंग में यूरिन पास कम होता है। यूरिन पास कम क्यों हुआ? क्योंकि हम पानी का इंटेक कर ही नहीं रहे, फ्लूइड का इंटेक कर ही नहीं रहे, तो एक्सक्रीशन होगा किस चीज से? जिस दिन पानी या फ्लूइड का इंटेक ज्यादा करेंगे उस दिन यूरिन का प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। यही मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन? हम लोग का बॉडी। अगर हम लोग का हेल्थ को अगर प्रमोट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है मतलब अपने स्वास्थ्य को, अपने जो हेल्थ है उसको आगे बढ़ाना है कि मेरा हेल्थ ऐसे ही बना रहे, तो फ्लूइड हम लोग बैलेंस में रखेंगे। जो भी हम लोग का फ्लूइड है, फ्लूइड कहने का मतलब पानी पी रहे हो या जितना भी लिक्विड तरल पदार्थ हम लोग खाते हैं पीते हैं, उसको बैलेंस रखना है। और एसिड बेस जो हम लोग का बॉडी में बैलेंस डाइट होता है उसे भी बिल्कुल बैलेंस रखना है, तभी हम लोग हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे प्रमोट करेंगे?
फ्लूइड का इंटेक बैलेंस रखना है और एसिड बेस का जो बैलेंस है उसे भी अगर हम लोग मेंटेन रखेंगे तो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म क्या करता है, हम लोग का बॉडी फॉलो करता है, जिससे बॉडी का जो इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है उसे वो बैलेंस फॉर्म में रखता है। अगर ये मैकेनिज्म फॉलो हुआ तो इम्बैलेंस बोलेंगे, और इस चीज को फॉलो करके क्या करता है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। यहाँ तक क्लियर? हम लोग जितना भी एमएसएन का चैप्टर पढ़े, टॉपिक पढ़े, कभी भी इतना बड़ा लंबा लिफाफा लिख के नहीं पढ़ना है। उस एमएसएन हो या एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, उसे एक पॉइंट में बनाइए, फ्लो चार्ट में बनाइए, तो याद करना, समझना और कम टाइम में आप ज्यादा चीज गेन कर सकते हो। कभी भी लंबा लिफाफा नहीं लिखना है कि एमएसएन है, एनाटॉमी है तो इतना लंबा लंबा पॉइंट लिखना पड़ेगा, नहीं। एरो बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, वो आपका काम क्लियर, और कम टाइम में हम लोग ज्यादा याद कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कैसा प्रोसेस है, तो डायनेमिक प्रोसेस है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक फ्लो चार्ट में ही देख रहे हैं ना। अगर यही चीज अगर आप बुक में देखेंगे तो ये पता है कितना, एक पेज का समरी है, ये पूरे एक पेज का समरी है, 4 लाइन है, 4 ही लाइन है ना, ये तो एक ही लाइन के अंदर है, ये हाफ पैराग्राफ में दिया, हाफ पैराग्राफ में ये है और ये हाफ पैराग्राफ का है, पूरे चीज का कंक्लूजन यही निकलता है। तो हम पूरे लंबा लिफाफा क्यों लिखे, छोटा सा पॉइंट में लिख सकते हैं ना। ये पूरा एक पेज का समरी है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कैसा प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब डायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अभी डायनेमिक बोले हैं तो डायनेमिक प्रोसेस होता क्या है? डायनेमिक प्रोसेस उसे बोलते हैं जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस फॉर्म में रहे, उसे डायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। हम लोग का जो स्टडी होता है स्टैटिक होना चाहिए या डायनेमिक होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए या डायनेमिक होना चाहिए? स्टैटिक मतलब होता है एक मोशन फॉलो किए जा रहे। एक दिन पढ़े 4 घंटा, एक दिन पढ़े 5 घंटा, एक दिन पढ़े 10 घंटा, एक दिन पढ़े 24 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वो स्टैटिक, पढ़ तो डेली रहे लेकिन एक फ्लो चलते जा रहा है, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, तो एक मोशन चल रहा है। अब ये नहीं बोल सकते कि डेली 1 ही घंटा पढ़े, 2 ही घंटा पढ़े, नहीं ना। स्टैटिक उसे के बोलते हैं, बस मोशन है, बस पढ़े जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। जो मोशन फिजिक्स में पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, काइनेमेटिक पढ़ना है, बस चलते जा रहे। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, काइनेमेटिक मतलब चलते जाना, उसे बोलेंगे काइनेमेटिक। अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसी मोशन को बोलेंगे काइनेमेटिक, और रुका हुआ रहेगा तो स्टैटिक्स। यहाँ बायोलॉजी में है डायनेमिक। डायनेमिक कहने का मतलब है बिल्कुल अस्थायी, कांस्टेंट रूप में आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। डेली कम ही पढ़ो लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ो, बोलते हैं ना, तो वही कांस्टेंट वे में कि डेली 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं, 1 ही घंटा डेली पढ़ना है, लेकिन वो कांस्टेंट में पढ़ना है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, हम लोग का स्टडी डायनेमिक हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, डायनेमिक प्रोसेस है। हम लोग का जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस करता है वो डायनेमिक करता है ना। किसी दिन तो बॉडी ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी का फंक्शन जो 1 दिन का होने वाला था 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। पूरे दिन में जो हम लोग जितना पानी पिएंगे, एक ही बार में पानी पी के पूरी तरह से बॉडी पूरा खत्म, कहानी ऐसा नहीं होता है। अगर हम 1 गिलास वो पानी पिए हैं तो उस 1 गिलास का पानी को कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कांस्टेंट फॉर्म में जाता है, कितना स्प्लिट आउट करना है वो भी कांस्टेंट प्रोग्रेस फॉर्म में होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोसेस। अब क्रूशियल, अब ये क्रूशियल एक नया वर्ड है, क्या है, क्रूशियल फॉर लाइफ। अगर डायनेमिक प्रोसेस हम लोग का बॉडी में नहीं हुआ तो हम लोग का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए डायनेमिक प्रोसेस होना हमारे लाइफ के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है। क्रूशियल मतलब होता है काफी ज्यादा जरूरी, नेसेसरी, क्या बोल सकते हैं इसको, नेसेसरी, क्या बोल सकते हैं, नेसेसरी। अगर ये चीज डायनेमिक प्रोसेस लाइफ में नहीं हुआ तो हम लोग का कहानी खत्म वहीं पे हो जाता है। कभी किसी को सुनने में आया होगा, हॉस्पिटल अगर जाते होगे तो सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगा ही आगे में, तो देखिएगा कि किसी किसी पर्सन का ना पानी से पूरा बॉडी सूजा हुआ रहता है, पूरा सूजा हुआ रहेगा, या नहीं तो यूरिन ही पास हो रहा है, यूरिन स्टोर है, तो क्या हुआ, डायनेमिक प्रोसेस उसके बॉडी में नहीं हो रहा है। अगर उसके बॉडी में डायनेमिक प्रोसेस नहीं होता, डायनेमिक प्रोसेस, तो क्या हो सकता है, उसे मरने का चांसेस बोल सकते हैं ना, बोलते हैं ना 3 से 4 दिन हो गया है कि अभी तक यूरिन पास आउट नहीं किया है,
तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। या यूरिन हम लोग आर्टिफिशियली उसे यूरिन स्क्रीट आउट करवाते हैं। उस कारण बहुत सारा हो सकता है, यूरिन पास आउट नहीं होने का बहुत सारा कारण है। लेकिन रुके रह जाना डायनेमिक प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहा है ना। अगर इस प्रोसेस के अगेंस्ट गया मतलब मौत के करीब हम लोग जाते हैं। इसीलिए डायनेमिक प्रोसेस को बहुत ज्यादा जरूरी बोला गया है। किसके लिए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए। ये लाइन पूरी तरह से क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखने में 2 लाइन में हम बता दिए हैं, लेकिन अगर ये बुक पढ़िएगा तो काफी लंबा लिफाफा है। ये दोनों लाइन क्लियर हुआ ना, दोनों लाइन अच्छे से। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। हम लोग का जो बॉडी है कंटिन्यूअस डायनेमिक चेंजेस में रहता है। कंटिन्यूअस, अब बोल रहे डायनेमिक प्रोसेस, अब बोल रहे हैं कंटिन्यूअस डायनेमिक चेंजेस। डायनेमिक चेंजेस जब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या बोले कि जितना हम लोग पानी पीते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सक्रीशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग, किसी दिन पानी कम पियो, अभी ठंडा का टाइम है, पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, ओट पड़ने लगता है, बॉडी का मॉइस्चर कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि मेरे बॉडी में पानी ही नहीं है। अब पानी नहीं है तो हर एक सेल को वो फ्लूइड कम दे पा रहा है। अगर वो हर सेल के पास फ्लूइड नहीं पहुंचा पाएगा तो क्या होगा, बॉडी सेल ड्राई होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ठंडा हो या गर्मी, पानी जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बॉडी का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। ऐसा नहीं कि ठंडा है तो कम पानी पीना है, गर्मी है तो ज्यादा पानी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गर्मी में प्यास ज्यादा लगता है, ज्यादा पानी पी सकता है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो ज्यादा ही पीना और ठंडा है तो बिल्कुल नहीं पियो, 1 गिलास पियो, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा। लगा कि बस ड्राई हो रहा है ना, ये क्रीम लगा लो, वो पाउडर लगा लो, मेंटेन कर लोगे। लेकिन नहीं, ये आप बाहरी चीज को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जो बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए बॉडी का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करेगा, वाटर फुलफिल करता है। इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी हम लोग कंटिन्यूअस डायनेमिक चेंजेस में रहता है। स्टार्टिंग में बोले कि अगर ये चीज को फील करना है खुद में तो आज ही कम पानी अगर पी के देखो तो क्या होगा, एक्सक्रीशन कम होगा। अगर नेक्स्ट डे यही एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट डे करना है, उस दिन पानी काफी ज्यादा पीना है, तो यूरिन का पास काफी ज्यादा फास्ट होगा, काफी मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अगर पानी जिस दिन कम पियेंगे, दिन भर में, पूरे दिन में 2 से 3 बार में जाना है, और अगर जिस दिन अगर पानी ज्यादा पी लिए तो पता चला 2 से 3 घंटे के अंदर ही 2 से 3 बार जाना पड़ जाए। क्यों, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा है, उसे जितना भी सेल का नीड था वो फुलफिल कर दिया है। अब इतना स्क्रीट आउट करना है, वो उतना मेरे काम का नहीं है, तो बॉडी में रखेंगे क्यों, जब काम का ही नहीं है तो उसको हटाएंगे ना। ये दोनों लाइन क्लियर हो गया, ये पूरा खत्म, ये पूरा कहानी खत्म। उसके बाद देखते हैं मेल में कितना चाहिए, फीमेल में कितना वाटर चाहिए, जो एल्डर लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें कितना पानी चाहिए, और छोटे इन्फेंट बेबी लोग को कितना पानी चाहिए। तो मेल को 60% जितना उसका बॉडी वेट है, ऐसा नहीं कि कोई भी मेल है उसको 60% नहीं, जितना उसका वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग 60%, जितना भी बॉडी का वेट है उसका 60% निकालिए और उसको उतना ही पानी देना है। तो कोई भी मेल का जितना उसका वेट है उस वेट का 60% निकालना है और उतना मेल को पानी देना है। और 52% फीमेल का है। किसका, फीमेल का। फीमेल का भी जितना उसका बॉडी वेट है, अगर बॉडी वेट ज्यादा है, ज्यादा हेल्दी है, तो उसे पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अब एल्डर में आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग में लेस देन 50%, उनका भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जितना उस एल्डर पर्सन का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग लेस देन 50% लेना है। उसके बाद जाते हैं इन्फेंट के पास, मतलब छोटे बच्चे के पास, तो 70 to 80% उसके भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जितना उस बच्चे का वेट है उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पानी देना है। ऐसा नहीं कि किसी भी एज का है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बस इन्फेंट में आ रहा है उसको इतना लीटर पानी दे देना, ऐसा नहीं है। उस बच्चे का वजन किया जाना चाहिए, उस बच्चे का वेट कितना है उसका 60%, उसका 70% और 80% दोनों के बीच में ले सकते हैं। 70 to 80% होता है इन्फेंट का।
तो उसी के अकॉर्डिंग पानी देना है। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं गलती करना है कि 60% मेल का है 52% फीमेल का है, तो इस तरह से नहीं करना है। इन्फेंट लोग हो गए तो 70 to 80%, इस तरह से गलती नहीं करना है। उस पर्सन का बॉडी वेट निकालना है, उसी के बाद उसी के अकॉर्डिंग उसको पानी देना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। हम लोग सारे कुछ देख चुके हैं कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है, कैसे वो डायनेमिक चेंजेस कर रहा है, डायनेमिक प्रोसेस में वो कैसे आया है। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। सबसे फर्स्ट चीज क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर को वो रेगुलेट करने का मतलब है वो बैलेंस करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है तो किसके हाथ में है, फ्लूइड के हाथ में है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, ना कि वाइटल साइन है, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग बोल देते हैं वाइटल साइन, वाइटल ऑर्गन है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। इस सोचने वाली बात हुआ कि वाइटल ऑर्गन को कैसे कर रहा है, तो वाइटल ऑर्गन कैसे नहीं हो सकता है। वाइटल साइन हम लोग कलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से पल्स रेट लेते हैं। पल्स रेट अगर यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड अमाउंट में पहुंचना चाहिए जितना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग का पल्स क्या होगा, इम्बैलेंस आ सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज कैसे हुआ, कम और ज्यादा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के कारण होगा। अगर ये बैलेंस में रहता, वाइटल साइन अगर बैलेंस में देता, मतलब मेरा वाइटल ऑर्गन सही है, और गलत दे रहा, गलत नहीं, इम्बैलेंस दे रहा है, या नहीं तो ज्यादा दे रहा है या नहीं तो कम दे रहा है, इसके पीछे किसका कारण हो सकता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। इसीलिए बोलते हैं कि वाइटल ऑर्गन को भी कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, फूड को एनर्जी में चेंज करने का काम भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का ही है। जो भी अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उससे ये नहीं कि बस यही है, उसमें एक रोल अदा करता है। ये नहीं बोल सकते हैं कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको फ्लूइड है तो खाना एनर्जी में चेंज होगा और नहीं है तो नहीं चेंज होगा, यह कहना गलत है। जिस प्रोसेस से ये चेंज किया जाता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉलो होता है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फ्लूइड का नीड होता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिक में दो चीज आता है, एक होता है अनायन और एक होता है एनाबोलिस और कैटाबोलिस। सॉरी, अनायन नहीं, अगर मेटाबॉलिज्म में कोई भी बोला तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एनाबोलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब होता है कोई भी चीज को जोड़ना। बहुत सारा अगर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 2-3 अमीनो एसिड मिला तो प्रोटीन बना। अगर इसी प्रोटीन को अगर तोड़ देते हैं, अमीनो एसिड अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कोई भी चीज आ रहा है और उसे जोड़ दी है तो उसे बोलेंगे एनाबोलिज्म, और उसे जोड़ा हुआ चीज को तोड़ दिए तो उसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस जो एक्टिविटी हो रहा है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तभी एनर्जी में चेंज होगा ना। हम लोग यहाँ से जो निवाला लिए मौत में, यहीं पे ओरल के पास ही, ओरल जो कैविटी होता है वहीं से, जिसको बकल कैविटी भी बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में ओरल कैविटी, बुक के लैंग्वेज में बकल कैविटी जिसको बोला जाता है, वहीं से क्या होता है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए किसका हेल्प चाहिए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का हेल्प चाहिए ना। तो फूड से एनर्जी का चेंज होना किसके द्वारा होगा, एक हेल्प होता है इसका। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का कैरी कौन करता है, फ्लूइड ही कैरी करता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ही है जो कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को कैरी करता है। बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड है तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होगा। जितना अगर ब्लड कमी हो रहा है, जितना ब्लड का कमी है उतना ही ऑक्सीजन का कमी होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड ही है जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ब्लड कम जा रहा है, ऑक्सीजन कम है, अब ब्लड कम ऑक्सीजन कम, तो वहां पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। फुलफिल नहीं हो पाएगा तो बॉडी पेल कलर शो करेगा, मतलब पीलापन शो करेगा, जिसे जॉन्डिस भी हो सकता है। तो न्यूट्रिएंट्स करने का मतलब हुआ एनर्जी, और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है,
फ्लूइड कैरी करता है। और न्यूट्रिएंट्स हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हम लोग अनायन कटायन जो खा रहे हैं, बोलते हैं इसमें ये प्रोटीन पाया जा रहा है, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें शुगर पाया जा रहा है, ये सारा किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आएगा ना। ये सारे चीज कैरी कौन करता है? ब्लड ही तो कैरी कर रहा है। अब ब्लड कहाँ है? फ्लूइड को ब्लड। नेक्स्ट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जो लोग पानी कम पीते हैं उनका एलिमिनेशन सही से भी नहीं होता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन का बीमारी हो जाता है, होता है ना। जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेस है, अच्छे से पास नहीं होगा, हार्ड स्टूल पास हो जाता है, होता है। तो वेस्ट मटेरियल का जो एलिमिनेशन होता है वो इम्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और इंटेस्टाइन का हेल्थ को वो प्रमोट करके रखता है, और इस बीमारी जो कॉन्स्टिपेशन होने से वो बचाता है, प्रिवेंट भी करता है। अगर हम लोग पानी अच्छे से पी रहे हैं तो जो फेसेस है, जो उसका जो फॉर्म होना चाहिए, सेमी सॉलिड जो फॉर्म होना चाहिए, उसी फॉर्म में निकलेगा। पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन का बीमारी हो जाएगा। अब यह मत सोचिए कि पानी कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा और ज्यादा पिएंगे तो लूज मोशन होगा, ये गलत कहना है। लूज मोशन होने का दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन, भी एक कारण है। फ्लूइड पानी कम इंटेक करने से कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी अगर हम लोग ज्यादा पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन हो जाएगा, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्या है? जो किडनी का क्या काम है? प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन लिवर में हो रहा है, उसके बाद जाकर स्टोर कहाँ होता है? किडनी में। अगर जो पर्सन पानी कम पिया, हम खाना खा लिए, ठीक है, खाना खाने में बहुत ध्यान देते हैं, काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पानी पीने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं कि जो लोग ना पत्थर खा लिए होंगे, चावल खाने के साथ साथ पत्थर खा लिए होंगे, या बहुत ज्यादा मिट्टी खाते हैं तो उन्हें पथरी का बीमारी हो जाता है, स्टोन का बीमारी हो जाता है। ये सोचना बिल्कुल मिथ, जो बोलते हैं ना, गांव में काफी ज्यादा मिथ देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई आदमी पत्थर खा लिया होगा चावल के साथ तो उसे पथरी हो गया है, स्टोन का बीमारी हो गया। नहीं, अगर हम लोग पानी का इंटेक कम करेंगे तो किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना ही है, क्योंकि अब सॉल्युबल होने के लिए तो सॉल्वेंट का जरूरत है। अगर सॉल्वेंट रहेगा तभी ना अच्छे से सॉल्यूशन तैयार होगा। तो किडनी में क्या होता है? सॉल्यूशन ही तैयार होता है, और वही सॉल्यूशन वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकलता है, जिसे हम लोग फेसेस का नाम देते हैं। तो ये सारा चीज किसका, वो प्रोडक्ट किस चीज से होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में यहाँ बता दिए। यहीं से हम लोग का माउथ से ही, ओरल कैविटी से ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, और ये इंटेस्टाइन तक जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंटेस्टाइन में जाने, लार्ज इंटेस्टाइन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना के बराबर होता है। वहां पे बस कुछ अमाउंट में वाटर का कंजप्शन होता है, मतलब वाटर वहां से एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ज्यादा इस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है। जो भी एक्टिविटी होना है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ना के बराबर होता है। जो भी होना होता है किडनी में हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये तो हम लोग का नॉर्मल ओवरव्यू हुआ, पूरे जो भी हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में जो कहानी पढ़ने वाले हैं, ऊपर बस एक बार पढ़ लिए हैं कि यही है पूरा राम का था। अब इसके अंदर पढ़ेंगे कौन से एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, कौन से आयन कितने बॉडी में होना चाहिए, कब किस एज में किस एलिमेंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, किस एज में फ्लूइड का रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा है, ये सारे चीज पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का इंट्रोडक्शन यहीं तक खत्म होता है।